गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? चलो, पिछली क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था, यानी कि हमने पिछली क्लास में देवरानी जेठानी की जो कहानी नामक उपन्यास है उसको हमने देख लिया था, यानी उसको हमने पढ़ लिया था ना। अब भाई आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है? तो आपकी आज कहोगे कि आज की क्लास में, हालांकि हमने कल परीक्षा गुरु के बारे में भी चर्चा कर ली थी, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको ये रिपीट करवा देता हूँ यहाँ पे। और मैंने आज यहाँ पर मेरे हैंड रिटन नोट्स स्क्रीन पर शेयर कर रखे हैं आप लोगों को। क्योंकि देखो, ऐसा होता है कि मैं जब लिखता हूँ ना तो एक तो उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें बहुत सारी चीजें होती है जो मैं लिखते समय बहुत सारी चीजें नहीं लिख पाता हूँ, यानी कि एक लिखने की लिमिट होती है ना, कितना लिखेगा इंसान एक घंटे में। तो उस लिमिट को पुश करने के लिए मैंने पहले से लिखे हुए जो मेरे नोट्स है उनको यहाँ पर शेयर किया हुआ स्क्रीन पे, ताकि आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाए। ये नोट्स मैंने आपको ग्रुप पे सेंड भी कर दिए, तो ये नोट्स आपके पास अवेलेबल भी रहेंगे। दूसरा ये कि अगर आप चाहो तो इन्हीं नोट्स को हम टाइप के साथ भी पढ़ सकते हैं, यानी टाइपिंग नोट्स ये में कन्वर्ट करके हम पढ़ सकते हैं। लेकिन टाइपिंग नोट्स में उतना मजा नहीं आएगा, मतलब मुझे लगता है कि या तो लिखा लिखा के पढ़ना चाहिए या फिर हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना चाहिए ना। हालांकि मैं लिखा लिखा के पढ़ाने में ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, मुझे या बच्चों को भी वहां पे ज्यादा समझ में आता है। लेकिन ये कहानी, नाटक, उपन्यास अगर हमारे पास लगभग 4 से 5 महीने या 6 महीने का समय रहता है लगभग, तो मैं वो विधि जरूर अपनाता है ना। लेकिन अब हमारे पास समय बहुत कम है, हमें 60 डे में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा करना है। तो फिर हमें ये वाली विधि अपनाना पड़ेगा, यानी कि पहले से लिखा हुआ चीज हमारे पास स्क्रीन पर रहेगा, हम उसको बस आपको समझाएंगे ना। और इसमें भी आपको जो उपन्यास है वो पहले से पढ़ के आना पड़ेगा, यानी जो मूल उपन्यास है, जैसे परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु आपने जब पढ़ा होगा तो जो मूल उपन्यास है, ये सारे उपन्यास मैंने आपको सेंड कर दिए ग्रुप पे। तो आप मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको ये उपन्यास पहले से पढ़ के आना है ना। उपन्यास कैसे पढ़ के आना है, जो मैंने मेरे हैंड रिटन नोट्स आपके साथ शेयर किए उसमें जो क्रम वहां पर दिया गया है, जो क्रम दिया गया है उसी क्रम में आपको प्रिंटेड नोट्स में जो उपन्यास दिए गए हैं वहां से उन क्रम वाइज इसी तरीके से आपको पढ़ के आना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। अब बात करते हैं परीक्षा गुरु उपन्यास है किसका। तो ये लाला श्रीनिवास दास ने इसको संपादित किया था या लिखा था, है ना। तो इस उनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1850 में हुआ था। ये दो चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इसको हम इस तरीके से अभी जैसे जैसे उपन्यास पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम ये चीजें देखते जाएंगे, ठीक है। फिर आता है शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना। अच्छा, इस बात का क्या अर्थ हुआ कि अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास हुआ? यानी कि देखो, जब उपन्यास है इसको नोवेल कहते हैं इंग्लिश में। तो जो एक नोवेल लिखने की जो विधा है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी से मानी जाती है, नहीं अंग्रेजी ने इसको सही विधा प्रदान करने का काम किया। तो ये अंग्रेज मतलब उस प्रकार की विधा में जो लिखा गया पहला उपन्यास है, ये हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। यानी कि देवरानी जेठानी की जो कहानी नामक उपन्यास है, ये हिंदी का पहला उपन्यास तो है, लेकिन उस विधा में यानी उस तरीके से नहीं लिखा गया है जिस तरीके से अंग्रेजी ढंग में उपन्यास लिखा जाता है। अंग्रेजी ढंग के विधा के आधार पर यानी उस तरीके से जो लिखने वाला पहला उपन्यास है हमारा, वो परीक्षा गुरु है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके इसमें आएंगे तो ये पूछेंगे कि शुक्ल के आधार पर हिंदी का पहला उपन्यास या अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कौन सा है। तो पहला उपन्यास आप कहोगे कि सर परीक्षा गुरु है शुक्ल के आधार पर। अगर वो पूछे कि हिंदी का सिर्फ पहला उपन्यास आपसे पूछ ले, तो फिर आपको देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास बताना है ना। ये चीजें वहां पर आती है। फिर आता है कथा प्रदान नहीं, है उपदेश प्रदान है। उपदेश प्रदान का मतलब ये कि इसमें कथा के रूप में चीजें नहीं चलती, इसमें उपदेश दिए जाते हैं। यानी हर कोई इंसान अगले से जब वार्तालाप करता है तो उसमें उपदेशात्मक चीजों को प्रयोग वो करता है ना। एक चीज और होगी कि जैसे ये उपन्यास है, चलो अभी मेनली हम उपन्यास पढ़ रहे तो उपन्यास की बात कर लेते हैं। तो इन उपन्यासों में एक तो ये कि ये किस विधा में, यानी ये व्यंग्यात्मक है, ये उपदेशात्मक है, ये कथा प्रदान है, या फिर ये विचारात्मक है,
किस प्रकार का उपन्यास है। तो एक तो वो विधा आपको याद होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर वो उपन्यास किसी संग्रह में संकलित है या फिर कहीं प्रकाशित है किसी जगह पर, क्योंकि ये प्रकाशन वाला आपको कहानियों में बहुत ज्यादा मिलने वाला है और निबंध में बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ये पत्र मतलब जैसे कोई पत्रिका में प्रकाशित हो गया या फिर किसी पत्रिका के बाद जैसे हम कहते हैं कि मतलब पत्रिकाओं में प्रकाशन हो गया या किसी काव्य संग्रह में प्रकाशित हुआ या किसी काव्य संग्रह में संकलित है, तो ये चीजें भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आती है बात पात्र की। ये चीज मैं कल बता चुका था, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि चीजें यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ में आए। इसके मुख्य पात्र जो है वो लाला मदन मोहन है। लाला मदन मोहन यानी इनके ऊपर, इनके इर्द गिर्द पूरा उपन्यास परीक्षा गुरु चलता है। फिर उनके जो सच्चे मित्र है, लाला मदन मोहन का जो सच्चा मित्र है वो है लाला ब्रज किशोर। मदन मोहन का सच्चा मित्र कौन है? ब्रज किशोर। ब्रज किशोर लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र है। फिर आता है मुंशी चुन्नीलाल। तो ये मुंशी चुन्नीलाल जो है वो मदन मोहन का चापलूस मित्र। चापलूस मित्र होते हैं ना जो मतलब आपकी हर बात में हाँ पे हाँ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़े होते हैं। तो वो चापलूस मित्र है मुंशी चुन्नीलाल। ये जो मुंशी चुन्नीलाल है ये ब्रज किशोर के यहाँ 10 रुपए की नौकरी करता था पहले। ब्रज किशोर के यहाँ, ब्रज किशोर क्या एक वकील है ना, तो इस वकील के यहाँ पर पहले ये 10 रुपए की नौकरी करता था। ये चीजें एग्जाम में पूछी गई है कि चुन्नीलाल किसके यहाँ 10 रुपए की नौकरी करता था, किसके यहाँ नौकरी करता था। तो किसके यहाँ करता था? ब्रज किशोर के यहाँ करता था। ये छोटी छोटी चीज आपको जरूर लग रही है, लेकिन आप अगर पीवाईक्यू उठा के देखोगे स्टूडेंट, तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि भाई इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरा मेन फोकस है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर क्लास में क्लियर करता जाऊं, यानी आपका कंफ्यूजन जो है या आपके दिमाग को एक सेट करता जाऊं कि भाई देख इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि उपन्यास आप खुद पढ़ रहे हो, उनको समझाने का काम मेरा है। उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें वो मैंने सब आपको एक शॉर्ट नोट्स के द्वारा है, मेरे हैंड रिटन नोट्स में मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको। अब आपको क्या करना है, आपको उनका रिवीजन करना है, इनका टेस्ट लगाना है और इन चीजों को याद रखना कि किस टाइप के क्वेश्चन पहले बनते आ रहे हैं और अभी बनने की संभावना है। टेस्ट के लिए हम जैसे ये यूनिट खत्म होगी, इस यूनिट पे लगभग 100 या 150 क्वेश्चन का एक पूरा टेस्ट हम चलाएंगे, जिसमें इस यूनिट से पिछले पीवाईक्यू जो 2018 से अभी तक आए वो भी हम रख लेंगे। 2018 से अभी तक जितने पीवाईक्यू आए वो भी हम रख लेंगे। और साथ में कुछ एमसीक्यूज बनाकर भी हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। फिर आते हैं मास्टर शंभू दयाल। मास्टर शंभू दयाल जो है मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखे गए थे। हर किशोर, हर किशोर कौन थे? मदन मोहन पर मुकदमा करने वाला इंसान था। मुकदमा करने वाला यानी जब आप ये पूरा उपन्यास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसने पूरे व्यापारी वर्ग को इकट्ठा करके मदन किशोर पर, सॉरी मदन मोहन पर मुकदमा कराया था। और उसको छुड़ाने कौन गया था? ब्रज किशोर। यानी जब मुकदमा हुआ था और उसको जेल में ले गए थे तो उसको छुड़ाने के लिए ब्रज किशोर गया था। कि उपन्यास में चीजें चलती है, मैंने पढ़ रखे है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग पढ़ते अगर इसको पहले से रीड करके आओगे तो डेफिनेटली ये चीजें जब मैं बताऊंगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो कहानियां चलेगी। ठीक है। फिर आती है कामिनी। कामिनी जो है वो मदन मोहन की पत्नी है। किसकी है? मदन मोहन की पत्नी का नाम क्या है? कामिनी। प्रियम वंदा। प्रियम वंदा ब्रज किशोर की पत्नी का नाम है। पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास जो है वो मित्र है। हकीम अहमद हुसैन भी मित्र है और बाबू बैजनाथ भी मित्र है। लाला हरदयाल भी मित्र है। देखो ये लाला हरदयाल, बाबू बैजनाथ, हकीम अहमद हुसैन और पंडित पुरुषोत्तम दास, ये मित्र है। किसके मित्र है? ये ब्रज किशोर के मित्र है। ये याद रखना। हर गोविंद बसारी का लड़का है। किसका लड़का है? बसारी का लड़का है। मास्टर ब्राइट और निहाचंद मोदी और आगा हसन जान, ये इस के पात्र यानी ये गौण पात्र है। आप कहोगे सर ये गौण पात्र से, गौण पात्र का मतलब होता है कि जिनका उपन्यास में इतना वर्चस्व नहीं रहा, यानी इनका नाम
आता नहीं है, लेकिन मतलब इतना नहीं आता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इनका नाम जरूर उपन्यास में हमें सुनाई देता है कि इनका एक बार तो नाम जरूर आता है। तो ये वो गौण पात्र हो गए। देखो अभी जो नेट वाले या जीआरएफ के लिए जो इन लोगों का क्वेश्चन बनाने का लेवल है ना, वो इसी तरीके से है। ये लोग अब डीप जा रहे हैं, डीप मतलब ये अब गौण पात्र से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। मुख्य पात्र तो इनको पता है कि बच्चे याद कर ही लेते, लेकिन गौण पात्र बच्चे ध्यान नहीं देते, इसलिए गौण पात्र से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपको एक मैं इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो परीक्षा गुरु है, ये 41 प्रकरणों में बटा है। प्रकरण कहो, खंड कहो, अध्याय कहो, ये चीजें एक सी होती है ना। मतलब इनका एक, अगर हम एंड द एंड अर्थ पे जाए तो ये एक सा ही हमें पता चलता है कि हाँ ये एक ही चीज होती है। तो ये 41 प्रकरण में बटा गया है। किसको बांटा गया है? इस उपन्यास को 41 प्रकरण में बांटा गया है, यानी 41 अलग अलग। इसमें जैसे हम कहते हैं प्रकरण का मतलब कि इसमें अलग अलग चीजें यहाँ पर बताई गई है कि भाई इस तरीके से चीजें चली, फिर कहानी में ये आया, फिर कहानी में ये आया, यानी उपन्यास में फिर उसके बाद ये आया, फिर उसके बाद ये आया। तो इस तरीके से 41 प्रकरण हम इसे देखते हैं। इन 41 प्रकरणों में से कभी कभार स्टार्टिंग के 5 पूछ लिए जाते हैं, 4 पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी लास्ट के 4 या 5 पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्टिंग के 4 और स्टार्टिंग लास्ट के 4 से 5, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी पिछली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखा गया था, उन्होंने लास्ट के 4 या 5 में से क्वेश्चन पूछा गया था, या फर्स्ट के उसमें पूछा गया था ना। तो देखो 41 प्रकरण है तो ये बहुत ज्यादा हो जाता, तो एग्जामिनर भी ऐसे पूरे कहीं से भी उठा के नहीं पूछता एक क्रम, लेकिन हाँ इनका क्रम जरूर पूछता है। ये जो है ये सब क्रम से जमे हुए। तो कभी कभी वो स्टार्टिंग के 4 से 5 का क्रम पूछता है, कभी कभी वो लास्ट के 4 से 5 का क्रम पूछता है। तो ये प्रकरणों के क्रम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है। अब आप कहोगे सर हम इतनी सारी चीजें कैसे याद करेंगे? भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैंने तो बहुत, मतलब ऐसा मान के चलो, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें ही उठाई है जो कहीं ना कहीं पहले एग्जामों में पूछी गई है, या जिनकी पूछने की संभावना है। वो ऐसी एक भी चीजें नहीं उठाई जो अभी तक जिनका एग्जामों में ना पूछा गया है ना पूछने जाने की संभावना है। तो मतलब ये मान के चलो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। जब एग्जाम पेपर आप उठाओगे या एग्जाम पेपर में हॉल में आप बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, सर के नोट्स से लगभग 80 से 90 क्वेश्चन एज इट इज हमें यहाँ पर दिख रहा है। 80 से 90 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ गुरु, कि एज इट इज वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर में से दिखेंगे ना। आप कहोगे सर 90 क्वेश्चन तो आएंगे, बाकी तो गद्यांश पद्यांश आएंगे। हाँ भाई, ये सारे नोट्स क्वेश्चन वहां दिखेंगे, बस दिक्कत ये कि कितने याद रख पाओगे, ठीक है, वो चीजें आएगी ना। क्योंकि पढ़ने से थोड़ी ना क्वेश्चन सोल्व होते, याद कितना कर पाओगे। क्योंकि ऐसे तो आप ये, आपको पता है कि परीक्षा गुरु में 41 प्रकरण है, अब ये याद नहीं कर पा रहे हो कि शुरू के 4 कौन से और लास्ट के 4 कौन से, क्योंकि वहां पर लास्ट के 4 पूछ लिए। और लास्ट के 4 पूछने पे आपको ये पता, हालांकि मेरा सजेशन ये 41 के 41 याद होने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को नहीं याद हो रहे तो कम से कम वो स्टार्टिंग और लास्ट के याद रखे। तो होता क्या है कि जब मैं कहूँ कि भाई एग्जाम हॉल में उन्होंने लास्ट के पूछ लिए, अब स्टार्ट आपको फर्स्ट के 4 पता है, तो फिर क्वेश्चन तो गलत करके आओगे ना। तो ये चीजें होती है, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें हम अगर बात करते हैं, अच्छा मेरी स्पीड ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ स्टूडेंट? बताइए एक बार। नॉर्मल, नॉर्मल है मेरी स्पीड? ओके। चीजें क्लियर हो रही है? देखो मुझे, मैं लिखा के पढ़ाने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, मुझे वहां पे पढ़ाने में भी मजा ज्यादा आता है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास बहुत कम समय है। अगर यही हम 5 महीने पहले बैच स्टार्ट करते या 4 महीने पहले चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते तो डेफिनेटली मैं आपको लिखा लिखा कर ही पढ़ाने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। लेकिन अब हमारे पास उतना समय है नहीं, तो इसलिए हम इन चीजों को यहाँ पर करते हैं। हालांकि ये टाइप मेरे पास भी नोट्स है, लेकिन टाइप में भी आपको एक होता ना कि टाइप में भी देखो चीजों को नोट्स में भी पढ़ने में वो होता है कि भाई दिमाग में कैसे बैठेंगे। तो इन चीजों से मैंने देखा है कि बच्चों को ज्यादा समझ में आता है हैंड रिटन नोट्स से, है ना। जो टाइप वाले नोट्स है वो एक बुक की तरह हो जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो हम इस तरीके से ही देखेंगे, या तो लिख लिख के पढ़ के देखेंगे, या फिर हम लिखे हुए को इससे देखेंगे। सौदागर की दुकान पहला आता है। फिर आता है अकाल में अधिक मास, अकाल में अधिक मास। तीसरा है संगति का फल। चौथा है मित्र मिलाप। पांचवा है विषयासक्त। छठा है भले बुरे की पहचान। सातवां सावधानी।
आठवां सब में हाँ, क्या है? सब में हाँ। नौवां है सभासद। दसवां प्रबंध इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, बिगाड़ का मूल विवाद। फिर आता है पत्र व्यवहार। क्या आता है? पत्र व्यवहार। प्रिय अथवा प्रिय, प्रिय अथवा प्रिय। देखो यहाँ पर र की लकार लग रही है, अगर इसको मैं प्रिय बोलूं तो ये प्रिय अथवा पी एक ही बात है ना। सुरा, सुरा, सुरा यानी शराब, सुरा यानी शराब। अच्छा, आप जब पद्मावत पढ़ोगे तो एक तोते का नाम सुआ आएगा, वो सुआ है। सुआ, सुआ। और ये सुरा है। तो सुरा यानी शराब, सुआ यानी तोता। तो ये सुआ का तोते का तो एग्जाम में पूछ लिया गया है। अब बारी है हमारे सुआ की, सुरा की कि ये सुरा यानी शराब होता, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना। अच्छा, आपको एक चीज और अच्छी बात बताऊंगा कि मैं यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते ये भी बताऊंगा कि भाई उस नाटक कहानी उपन्यास में ये चीजें और यहाँ पर ये चीजें दोनों सेम मिलती है ना। तो आपके दिमाग का जो कंफ्यूजन रहेगा वो कम से कम क्लियर होगा। स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार। क्षमा, स्वतंत्रता। देखो ये स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार है, 17वां नंबर। और 19वां नंबर सिर्फ स्वतंत्रता है, याद रखना। 20वां है कृतज्ञता, कृतज्ञता। प्रतिवर्तता, प्रतिवर्तता 21, प्रतिवर्तता। ये शब्दों को अगर अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो बताइए, हालांकि ये अर्थ मुझे लगता है बहुत इजी है, आपको समझ में आना चाहिए इनका सबका। फिर आता है संशय, प्रमाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर। अच्छा, इस लाइन में आपको सबसे पहले बताऊं मैं क्या होता है। अगर आप लोग जैसे मैं आपको टेस्ट भी अवेलेबल कराऊंगा, तो उस टेस्ट में भी आप देखना है, या फिर आप ये गलतियां करोगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर ये जब नाम पूछता 14, तो उसमें ये बोल दिया जाता है कि इसमें से कौन सा परीक्षा गुरु के 41 प्रकरण का है या नहीं है ना। तो ये हाथ से पैदा करने वाले की जगह वो क्या दे देता है, और पोतड़ों के अमीर। तो अब बच्चे क्या करते हैं, हाथ से पैदा करने वाला शब्द तो याद कर लेते हैं, लेकिन ये और पोतड़े, पोतड़ों के अमीर जो है ये शब्द याद नहीं रखते ना। तो ये शब्द याद नहीं रखते, तो फिर वो एग्जाम में गलत करके आते हैं। इसलिए दोनों शब्दों पे ध्यान रखना है कि या तो ये आएगा या ये आएगा एग्जाम में शब्द, है ना। साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा यानी अफवाह, फुट का काला मुंह, फुट का काला मुंह, बातचीत। बातचीत के बाद आता है हमारा नैरेश्य या नाउम्मीदी, नैरेश्य या नाउम्मीदी। चालक की चुप, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रभा, संस्तुति निंदा का भेद, धोखे की टट्टी, धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, प्रेत भय। और लास्ट के दो हमें देखना है, सुधारने की रीति और सुख की परमावधि। अच्छा, ये लास्ट के 4 से 5 याद रख लेना कि विपत्ति के में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति और सुख की परमावधि, है ना। ये सुख की परमावधि नहीं, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कम से कम। सर सिलेबस को चेंज। हाँ स्टूडेंट, ये मतलब ठीक ठाक ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कुछ चीजें छोड़ रहा हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि उपन्यास कहानी नाटक ये क्लास में लाइन बाय लाइन करके नहीं पढ़ाया जा सकता अभी। इसलिए इसको आप खुद पढ़ के आना। देखो उपन्यास वगैरह ये मतलब ऐसे टफ थोड़ी ना, जैसे हम नोवेल वगैरह पढ़ते हैं वही चीजें यहाँ पर है जो हमारे सिलेबस में जुड़ा है। तो ये आप क्लास में ना पढ़ के, मतलब इसको पहले से पढ़ के आया करो। जब पहले से पढ़ के आओगे तो आपके माइंड सेट में पूरी कथा चलेगी कि हाँ, इस उपन्यास में ऐसे आया था, ब्रज किशोर ऐसे, मदन मोहन ऐसे, उसका चापलूस मित्र ऐसे आया, उसका जो
इंग्लिश पढ़ाने वाला व्यक्ति ऐसे आया, ये उसकी पत्नी ने ये कहा, उसकी पत्नी ने ये कहा, ये चीजें साथ में चलेगी। जब मैं सब चीजें आपको पात्र बताऊंगा, ये सारी चीजें क्लियर करूंगा, तो ये एकदम आपके दिमाग में क्लियर होगा। और ये जैसे ये 41 प्रकरण है, अब 41 प्रकरण को आपको याद करना ही है, इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। दूसरा ये कि इसको ऐसे कोई ट्रिक भी नहीं है कि भाई मैं बोल दूं कि जैसे मैं बोलूं कि भाई यहाँ पर वी स पे सु सा ऐसे याद कर लो, ऐसे नहीं होगा। ये इस तरीके से कोई ट्रिक बनती भी नहीं है। अगर ट्रिक बनती है तो वो इस तरीके के इन चीजों की नहीं बनती, वो अलग चीजों की ट्रिक बनती है ना। तो इसलिए इनको हमें बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ोगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, काफी हम स्लो चल रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से हम चल रहे हैं। अब आपको अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इन उपन्यासों की पंक्तियां, अब देखो उपन्यास जब आप पढ़ते हो तो आपको पूरी पंक्तियां वहां पर मिल जाएगी। लेकिन अब दिक्कत ये है कि क्या हम यहाँ पर इस शॉर्ट नोट्स में, या फिर यूं कहूँ कि रिवीजन या पढ़ते समय, क्या हम इन नोट्स में क्या पूरी पंक्तियां लिख सकते हैं या पूरी पंक्तियां हम याद कर सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, अन्य गतिविधि और कविता करके कम से कम इतनी रचनाएं जुड़ी है, मैं कहता हूँ 100+ रचनाएं हमारे इसमें जुड़ी है। 100+ रचनाएं, कितनी? 100+ रचनाएं हमारे यहाँ पर जुड़ी है। तो 100+ रचनाओं की सारे उसमें कम से कम अगर मैं मैक्सिमम ना मानूं तो 15 से 20 पंक्तियां हर उसमें हमें देखना है। तो इतनी पंक्तियां हम याद नहीं कर सकते, और ना उनको रट सकते कि भाई रटने वाला तो काम है नहीं कि हमने रट लिया कि ये पंक्ति इसमें आती है। इसलिए हम जब उनको पढ़ते हैं उपन्यास कहानियों को, तो हमें क्या करता है कि ये बहुत इजी चीजें होती है, एक बार पढ़ने पे दिमाग में बैठ जाती है। कोई कहानी पढ़ते, कोई उपन्यास पढ़ते, तो एक बार बैठने में हमें पता चल जाता है कि अच्छा इसमें ये चला था, और फिर वो हमेशा के लिए याद रहता है। तो उसकी जो कुछ एक होता है ना कि हमें पता चल जाए कि यार ये की है, यानी ये पंक्ति अगर हमें इतनी सी याद रह जाए कि इस उपन्यास की है, तो फिर बाकी की चीजें तो एग्जाम हॉल में आएगी, तो हम आगे पता चल जाएगा। तो बस हमें एग्जाम हॉल में इतना पता चल जाए कि भाई ये जो पंक्ति है ये इस उपन्यास की, ताकि हम वहाँ बता पाए। तो अभी एग्जाम में पैटर्न क्या चल रहा है कि एक तो लोग ये पूछते कि ये जो पंक्ति है ये किस उपन्यास, कहानी, नाटक की है। दूसरा ये कि ये जो पंक्ति है ये किसने कही, किसने कही इस उपन्यास में, क्योंकि उपन्यास कहानी में जो भी किस व्यक्ति ने कही, तो ये भी आता है। अब हम देखो यहाँ पर, वहां पर क्या पूरे पैराग्राफ के पैराग्राफ रहेंगे ना, तो उस पैराग्राफ के पैराग्राफ को मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो सारी चीजें याद नहीं रहेगी। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर उन पंक्तियों के कुछ आगे की पंक्तियां याद रखी। तो उन पंक्तियों को बस इतना सा याद रखना कि जैसे ईस्ट इंडिया द्वारा लूट का आर्थिक चित्रण, ईस्ट इंडिया द्वारा लूट का आर्थिक चित्रण। अब ये पंक्ति, इस पंक्ति के आगे भी पंक्ति है ना, इस पंक्ति के आगे भी पंक्ति है, लेकिन हमें बस इतना सा पता चले कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लूट का आर्थिक चित्रण। जब इतना सा आप पढ़ोगे और इतना सा आपके दिमाग में, बस इतना सा वहां एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन आया और पढ़ने मात्र से आप बता दोगे कि भाई ये परीक्षा गुरु का पंक्ति है ना, फिर उसके आगे पंक्ति जो भी रहेगी आपको पता चल जाएगा। आप कहोगे सर ये सारी पंक्तियां सेम हुई, तो अरे भाई सेम कभी नहीं हो सकती, सेम कभी नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए ये पंक्तियां हमें इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। हालांकि मैंने इस तरीके से याद रखा था, मैं भी चाह रहा हूं कि आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी पंक्तियां होती है। और सबसे बड़ा हमारे साथ सिचुएशन ये होता है कि सर इतनी सारी पंक्तियों को हम बार बार जब रिवीजन भी करते हैं, तो हम इतनी सारी पंक्तियां रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन करने में भी हमारे पास मुश्किल होती है, हम याद नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो जैसे ईस्ट इंडिया द्वारा लूट का आर्थिक चित्रण है ना, अब ये इतनी सी लाइन आप जब भी देखो, अब कोई भी पंक्ति स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग की पंक्ति से ही स्टार्ट होगी ना। कोई भी पैराग्राफ अगर वहां पर एग्जाम हॉल में भी आया तो स्टार्टिंग की पंक्ति से, ऐसा तो नहीं कि वहां बीच से स्टार्ट हो जाएगा, बीच से कोई भी चीज नहीं देगा ना। तो स्टार्टिंग की पंक्ति से स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग की पंक्ति हमें अगर याद रहेगी, तो हमें पता है कि पूरा पैराग्राफ हमने कहीं ना कहीं एक दो बार पहले पढ़ा है, तो चीजें हमारे दिमाग में फिर चलने लग जाएगी। और इस तरीके से हमें पता चलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लूट का आर्थिक चित्रण, ये पंक्ति किसकी है, तो ये परीक्षा गुरु की है। मैं फिर बोल दूं,
क्वेश्चन का पैटर्न ही यही चल रहा है अभी, कि आपको एक तो आएगा कि ये पंक्ति दी जाएगी और ये पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से पंक्ति किस उपन्यास की है। वहां पर आपको कुछ नाम दिए जाएंगे, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी ये कि उस पंक्ति को देकर ये पूछा जाएगा कि पंक्ति किस उपन्यासकार की है। तो जब आपको ये पता चलेगा कि ये किस उपन्यास की है, तो वो उपन्यास किसने लिखा, तो उपन्यासकार का नाम भी आप याद रख पाओगे। ठीक है, नंबर दो, मतलब पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि ये पंक्ति किस उपन्यास की है। फिर नंबर दो क्वेश्चन आएगा कि ये पंक्ति किस उपन्यासकार की है ना। तो किस उपन्यासकार की, यानी ये पता होना चाहिए, पहला वाला पॉइंट ये किस उपन्यास की, तब जाकर आप बता पाओगे किस उपन्यासकार की है। तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि ये पंक्ति किस व्यक्ति ने या किस पात्र ने कही है ना। तो ये पात्र भी तब याद रहेगा जब आपको ये उपन्यास याद रहेगा कि किस उपन्यास की है, क्योंकि उस उपन्यास के पात्र आप जब भी याद रख पाओगे जब आपको ये पता चलेगा कि ये किस उपन्यास की है। तो यानी किसी भी पंक्ति को सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये हो जाती है कि हमें ये याद रखना कि ये पंक्ति किस उपन्यास की है। अगर ये चीजें याद रही तो आगे के जो इससे 3 से 4 क्वेश्चन हमारे अगले बनने वाले, यानी वो घुमा घुमा के जो क्वेश्चन बनाता है वो सब क्वेश्चन हम सोल्व कर देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और अभी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अभी वो कूट में आपको क्वेश्चन दिया जाता है, क्या दिया जाता है कि जैसे वो क्या करता है, पंक्तियां दे देता है और उन पंक्तियों को क्रम से जमाने की बात करता है आपसे। किससे जमाने की बात करता है? क्रम से। इन पंक्तियों को क्रम से जमाइए ना। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा तो जाता है भाई। पैटर्न तो अभी उसने यही पकड़ा है। तो ये भी पूछा जाता है कि इन पंक्तियों को क्रम से जमाइए। तो ये क्रम से भी तब बता पाओगे जब ये याद रख पाओगे ये किस उपन्यास की है, और उस उपन्यास में कोई एक दो बार पढ़ा हो आपने। तो एक दो बार जब पढ़ा हो तो फिर आपके दिमाग में चलेगी कि नहीं यार, पहले यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हुई थी, फिर मनुष्य की बात हुई थी, फिर ईश्वर की बात हुई थी, फिर वर्तमान समय की बात हुई थी। तो ये चीजें इस तरीके से आप वहां पर क्रम से उनको जमा सकते हो। ये पहले तीसरे नंबर का आया, फिर चौथे नंबर का आया, फिर दूसरे नंबर का आया, फिर पहले नंबर का आया। ये इस तरीके से आप वहाँ बताओगे कि भाई ये वाला हमारा आंसर सही रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते। मैंने इस एक ही टॉपिक, मतलब एक ही चीज से कम आपसे 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग घुमा के ना। वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि क्या क्या याद रखना है। देखो, पढ़ तो सब लेते हैं, व्यक्ति सारा पढ़ भी लेते हैं। दिक्कत ये हो जाती है कि पढ़ते उस तरीके से कि यही नहीं याद रख पाते कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस पैटर्न में पढ़ना है। तो मैं आपको बताने का काम करूंगा कि भाई पैटर्न क्या रहेगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आपको किन चीजों पे फोकस करना है। आपको सिर्फ ये चीजें, ऐसा नहीं कि बस ये रट लिया और वो चले गए, ऐसा नहीं होता। और अधिकतर स्टूडेंट यही करते कि भाई रट लिया और चले गए। नहीं, हमें पैटर्न पकड़ना है, एग्जाम के पैटर्न को। हमें पैटर्न को पकड़ पकड़ के क्रैक करना। देखो, मैंने पहले ही उपन्यास में आपको बताया था कि भाई पहला तो ये आता है कि उपन्यासों का जो क्रम है वो जमाने का आता है, उपन्यासों का क्रम। फिर आता है उपन्यासों या तो उपन्यास का क्रम जमाओ या उपन्यासकार का क्रम जमाओ। फिर आता है कि ये उपन्यास किस उपन्यासकार का है, तो उस उपन्यासकार के जन्म के आधार पर इन उपन्यासों को जमाओ। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आ गए ना। फिर अगर ये पूछा जाता है कि कोई उपन्यास दे दिया जाता है, तो कोई सिलेबस के उपन्यास देंगे, कुछ और जो सिलेबस में नहीं जुड़े वो दे दिए जाएंगे, और फिर उनका क्रम पूछ लिया जाएगा। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना। और ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप के घुमा के बनते, बनता सिलेबस से ही है, कोई अलग से नहीं बनता। बस वो चीजों को क्या करता है, घुमाता रहता है। क्योंकि एग्जामिनर भी कब तक एक ही एक चीज बनाएगा ना, इसलिए क्वेश्चन उनके पास भी वही वाली बात है, लिमिटेशन है ना कि सिलेबस से ही देना है। तो सिलेबस से देना तो चीजें घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लूट का आर्थिक चित्रण परीक्षा गुरु का है। मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है, मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है, इसके आगे भी पंक्ति है, लेकिन अगर इतना सा याद रख लिया कि मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है, ये परीक्षा गुरु का है। और ये मास्टर शंभू दयाल ने कहा था। किसने कहा था? मास्टर शंभू दयाल ने, जो कि अंग्रेजी के अध्यापक थे। किसके? ब्रज किशोर के, सॉरी, मदन मोहन के अंग्रेजी के अध्यापक थे। मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है, ये पंक्ति परीक्षा गुरु की है, और ये मिस्टर शंभू दयाल की पंक्ति है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, ये ब्रजकिशोर कहता है। किससे कहता है? मदन मोहन से कहता है। ये भी याद रखना, ब्रजकिशोर मदन मोहन से कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया। और ये पंक्ति परीक्षा गुरु की है। देखो, एक तो ये आ सकता है ये किसकी पंक्ति है, तो परीक्षा गुरु की है। दूसरा, ये पंक्ति, मतलब ये पंक्ति किसकी है?
क्वेश्चन ऐसा आएगा किसकी है, तो ये किसकी है, ये शब्द अगर आ गया तो ये मान के चलो कि वहां पर बताना ये ब्रजकिशोर की है, मदन मोहन की है, शंभू दयाल की है, किसकी है, तो ये आपको पता होना चाहिए ब्रजकिशोर की। फिर आता है वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बात करना चाहिए। वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बात करना चाहिए। अगर ऐसी पंक्ति कोई आती है तो ये मान के चलो वो ब्रजकिशोर की पंक्ति है। ठीक है, तो ये मैंने एक अच्छी सी ट्रिक निकाली है, ये होती है ट्रिक, क्योंकि जो ज्यादा लेंथली चीज है उसको कम समय में अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से नंबर गेन कर पाओ, उसका सबसे सही तरीका यही है कि ये इन पंक्तियों की स्टार्टिंग की मतलब चीजें याद रख लो, और ये याद रख लो ये किसकी है, क्योंकि लास्ट वाली चीजें आपको वहां मिल जाएगी। पूरी पंक्ति पढ़ोगे तो दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा कि हाँ ये पंक्ति यही है ना, तो क्योंकि उपन्यास आप पढ़े रहे होंगे ना। तो वर्तमान समय के अनुसार सबसे फायदे की बात जो है परीक्षा गुरु उपन्यास की पंक्ति है और ब्रज किशोर की है। पढ़ने का तरीका भी यही होना चाहिए आपको, जैसे आप किसी पंक्ति को पढ़ रहे हो तो उसको दोहराओ कि पंक्ति परीक्षा गुरु की है प्लस शंभू दयाल की है, क्योंकि अगर आप ये याद रख पाते हो कि शंभू दयाल परीक्षा गुरु का पात्र है फिर तो ठीक है। अगर पात्र भी याद रखोगे कि इस पात्र की है तो आप वो बना दोगे। लेकिन अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो, रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसी तरीके से याद करना। ओके, क्लियर हो रहा है गुरु? फिर आता है दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं। दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं, परीक्षा गुरु के शंभू दयाल की ये पंक्ति है। आदमी की पहचान जाहिरी बातों से नहीं होती, जाहिरी बातों से। जाहिरी बातों का मतलब होता है कि जो एक जिहाल टाइप कितना भी जाहिर आदमी है, जाहिर आदमी है, तो जाहिर टाइप की चीजें होती है। तो ये ब्रजकिशोर मदन मोहन से कहता है कि आदमी की पहचान जो है जाहिरी बातों से नहीं होती है ना। तो ये बात किसके लिए कहता है, उसके चापलूस मित्र के बारे में कहता है वो। ठीक है, फिर आता है एक प्रमाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। एक प्रमाणिक मनुष्य सर्वोत्कृष्ट की परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है, ये ब्रजकिशोर कहता है मदन मोहन से। मनुष्य के मन के विचार ना सुधरे तो, मनुष्य के मन के विचार ना सुधरे तो, ये ब्रजकिशोर की पंक्ति है परीक्षा गुरु की। ठीक है, तो ये पंक्तियां जब 2 से 3 बार रीड करोगे तो अपने आप दिमाग में बैठेगी कि किसकी है। फिर आता है सावधानी आदमी का दृढ़ है, सावधानी आदमी का ढंग है, ये ढंग ग है ना, ढंग है। सावधानी आदमी का ढंड, ये ब्रजकिशोर की पंक्ति है, किसकी, ब्रजकिशोर की। अच्छा, इस पूरे उपन्यास में सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति ने उपदेश दिया है तो ब्रजकिशोर ने मदन मोहन को दिया है ना। तो कभी आप ऐसा हो जाए कि कोई पंक्ति समझ में नहीं आ रही, नहीं कर पा रहे हो, और पूरे आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन में और कुछ दिमाग नहीं चल रहा है, तो फिर ये अगर ऐसी कोई पंक्ति आती है तो ये मान के चलना या तो पंक्ति ब्रजकिशोर की है या वो मदन मोहन को कही गई है। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरीके से भी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। देखो मेरा यहाँ पे फुल मकसद ये कि आप क्वेश्चन को सही करो वहां पर, है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन पढ़ तो बहुत लिया बच्चों ने या बहुत पढ़ भी लेंगे, पढ़ने मात्र से एग्जाम नहीं निकलता है, एग्जाम निकलता है स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीके से यानी कि चीजों को ब्रेक करना आना चाहिए, चीजों को इजी तरीके से समझना आना चाहिए, तो ये इजी वे हो जाता है। ठीक है, फिर आता है आदत की, आदत की यह सामर्थ्य है कि वह मनुष्य की इच्छा न होने पर, आदत की यह सामर्थ्य है कि वह मनुष्य की इच्छा न होने पर, ये किसकी पंक्ति है, ब्रजकिशोर की पंक्ति है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आदत की यह सामर्थ्य है कि मनुष्य की इच्छा न होने पर, ये परीक्षा गुरु की ब्रजकिशोर की पंक्ति है। मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु नहीं, मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु नहीं, ये भी ब्रजकिशोर की पंक्ति है। बलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की नीति है। ये जो पंक्ति है ये आपके पीवाईक्यू उठा के देख लो, आपके पिछले पीवाईक्यू, ये आपके एग्जाम पेपर में मिल जाएगी ना। तो इतनी सी पंक्ति याद रखने से आपको पता चल जाएगा कि बलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की नीति है। ये मिस्टर ब्राइट कहते हैं, कौन कहते हैं, मिस्टर ब्राइट की ये पंक्ति है, और ये परीक्षा गुरु की है। तो ये लॉर्ड बेकन, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि लॉर्ड बेकन किस उपन्यास के में आते हैं, या लॉर्ड बेकन किस रचना में आते हैं ना। तो किस रचना में आते हैं, तो देखो लॉर्ड कर्जन, और ये नाम बहुत सारे अभी आगे आने वाले बाकी कहानियां इनमें ना। तो जब ये सारे नाम अलग अलग रचनाओं में आएंगे तो आपका दिमाग होगा कंफ्यूजन कि भाई लॉर्ड मेकन हमने पढ़ा, लॉर्ड बेकन हमने पढ़ा, लॉर्ड कर्जन हमने पढ़ा। ठीक है,
और फिर उसके बाद बहुत सारे ये जो अंग्रेज अधिकारी है इनके बहुत सारे के नाम अलग अलग रचनाओं में आते हैं। तो इसलिए याद रखना, लॉर्ड बेकन का जो नाम है वो किस में आता है, परीक्षा गुरु में, है ना। तो भलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की नीति है, ये मिस्टर ब्राइट की पंक्ति है। हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नति करने के लायक है, ये किसने कहा, ये ब्रज किशोर ने कहा। ये किसने कहा, ब्रज किशोर ने कहा। तो ये परीक्षा गुरु पत्र उपन्यास से कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां जो आपको याद रखना है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये पंक्ति आई हुई है आपके एग्जाम में। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और आपके लिए सही कर रहा हूँ कि पढ़ाते समय ये बता रहा हूँ कि भाई ये कौन, ये जो पॉइंट है या ये जो शब्द है ये आपके पीवाईक्यू यानी पिछली बार एग्जामों में आया हुआ है ना। तो जब यहाँ पर बताने से क्या होता है कि बच्चा उसको ध्यान रख पाता है कि यार इस उपन्यास का ये चीज है। तो कुल मिला के आपका ये समझो कि एक टॉपिक वाइज जो एक पीवाईक्यू होता है ये भी कंप्लीट हो रहा है ना। हालांकि वो क्वेश्चन के साथ नहीं हो रहा, लेकिन क्वेश्चन तो यही बना था ना कि बलायत की समुन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की नीतियां किस उपन्यास की पंक्ति है। तो वहां पर आया था परीक्षा गुरु का। या अब ये देखो, अगर उससे परीक्षा गुरु पूछा तो वो पूछ सकता है किसकी पंक्ति है, मिस्टर ब्राइट की, या ये पूछ सकता है लॉर्ड बेकन किस रचना में दिखाए गए, किस रचना में आए हुए थे ना। तो लॉर्ड बेकन परीक्षा गुरु में आए थे। ये प्रमुख चीजें हो गई। तो इन चीजों को इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। क्लियर हो रहा है? बोलो भाई। अच्छा, अब गोदान उपन्यास कौन पढ़ के नहीं आया, ये बताओ पहले। क्लियर हुआ? गोदान उपन्यास से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन गोदान उपन्यास से पूछे गए, बहुत सारे स्टूडेंट। बहुत सारी का मतलब कि सबसे ज्यादा प्रायिकता गोदान उपन्यास की है ना। गोदान उपन्यास 1936 में प्रकाशित हुआ। ये प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। पूर्ण का मतलब होता है इन्होंने खुद ने इसको पूरा किया था। इसके बाद जो उपन्यास आए, जैसे कोई एक उपन्यास था उनका, मंगलसूत्र उपन्यास करके था, वो उनके बेटे ने उनको बाद में पूरा किया, प्रेमचंद के ना। प्रेमचंद उसको पूरा करके भी नहीं गए थे। तो वो प्रेमचंद का जो सबसे लास्ट और पूर्ण उपन्यास है वो है गोदान 1936 में। और सबसे फेमस उपन्यास भी इनका यही है ना। किसका है, प्रेमचंद का है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गोदान उपन्यास 1936 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद का उपन्यास है, प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ। ये सन पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बनते हैं भाई मेरे। और ये क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, अगर आपके दिमाग में एक बार ये सन बैठ गए तो भूलोगे नहीं अच्छे से। और जब ये बैठ गए तो आप ना बल्कि सिर्फ इनका प्रकाशन वर्ष सही कर सकते हो, इससे कम से कम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सही कर सकते हो। जैसे जैसे कभी उपन्यासकारों का प्रकाशन पूछ लिया तो आप सही कर लोगे। कभी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पूछ दिया तो सही कर दोगे। कभी कोई अलग रचना आपके इसमें आ गई कुछ सिलेबस से हटके, और आपके सिलेबस की रचना एक जुड़ी है, तो आपको ये पता चल जाए कि आप देखो, प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था और उनका ये सबसे लास्ट उपन्यास 1936 है। और यार मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1890 में हुआ था। लेकिन ये जो उपन्यास हमने उनका पढ़ा है, या ये रचना उनकी पढ़ी, ये सबसे पहले हमने पढ़ी कि ये लगभग उन्होंने 1920 के समथिंग लिख दी थी। तो यार पहले ये चीजें आएगी, तो इतना दिमाग तब लगा पाओगे वहां पे जब आपको ये चीजें पता होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है, भारतीय जीवन का महाकाव्य कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक सारी चीजें इन्होंने बताई। मतलब इस उपन्यास को आप पढ़ोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, उपन्यास आपको पहले से पढ़ के आना है। जो मैंने ये हैंड रिटन नोट्स आपको सेंड किए, इसमें जिस क्रम से जुड़े हैं, या फिर मैंने जो क्रम आपको उपन्यास का, हम सारे उपन्यास क्रम से पढ़ रहे हैं, ये याद रखो है ना। कि पहले हमने अ, सबसे पहले आने वाला देवरानी जिठानी का कहानी नामक उपन्यास पढ़ा। फिर हमने उसके बाद परीक्षा गुरु पढ़ा, गोदान पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे ना। तो ये हम पढ़ रहे उपन्यास के प्रकाशन वर्ष के आधार पर, ना कि हम उपन्यासकार के जन्म के आधार पर पढ़ रहे हैं ना। तो जो उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है उसके आधार पर हम चीजें क्लास में देखते जा रहे हैं। उस क्लास को आपको इसी तरीके से पढ़ के आना है। ओके, है क्लियर? अब बात करते हैं कि इसमें सारी चीजें दे रखी है। अच्छा, पहले तो मैं गोदान का पूरा एक थोड़ा सा सारांश आपको बता देता हूँ। गोदान में क्या होता है कि एक गरीब किसान होता है, होरी होता है।
उसका पत्नी धनिया होती है और उसका पुत्र गोबर होता है। और फिर वही वो किसी और को भगा के लाता है। और पूरा वो जो होरी होता है वो अलग अलग व्यक्तियों से ब्याज पे या उस पे पैसा लेता है। फिर उसकी जमीनों को हड़प लेते हैं लोग और अलग अलग उसको टॉर्चर किया जाता है। उसका ही खुद का भाई उसकी गाय को जहर दे दिया जाता है। लेकिन उसके अंदर इतनी दया होती है कि जब पुलिस वाले आते तो वो मना कर देता है कि नहीं, हमें हमारे भाई के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं करना है। इसका जो पुत्र होता है वो यहाँ से छोड़कर शहर में चला जाता है। फिर वो एक मालती नामक उसके वहाँ माली की नौकरी करता है। तो ये जो पूरी एक कथा है। फिर बाद में इसको एक बुखार भी होती होरी को, जो मतलब ये सारी चीजें जो ओवरऑल पूरा गोदान उपन्यास आपने पढ़ा होगा तो पढ़ना काफी बढ़िया उपन्यास, और एक बार पढ़ने पे पूरा उपन्यास समझ में आ जाएगा। लेकिन उपन्यास की कथा तो समझ में आ जाएगी कि इसमें ये है, लेकिन उपन्यास के जो मेन पार्ट है, जो जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, उन पे हम फोकस करते हैं। ओके, तो ये पूरा एक सारांश है कि किस तरीके से उपन्यास आगे चलता है। कुल मिला के उपन्यास गरीबी पे है। कुल मिला के उपन्यास एक दूसरे से लिंक है कि भाई एक दूसरे व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर जुड़े हैं। ये इस उपन्यास में जो पुरानी परंपराएं यानी पंचों की जो परंपरा चल रही थी उसके लिए कि यहाँ पर धनिया उन पंचों को गालियां भी देती है कि भाई ये लोग तो होते ही ऐसे, तो इस तरीके से चीजें इसमें चलती है पूरी, है ना। तो ये पूरा उस तरीके से पहले हम इसके ग्रामीण पात्र देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ग्रामीण पात्र और एक शहरी पात्र आते हैं। सबसे मेन किरदार इस उपन्यास का है तो होरी है। होरी इस उपन्यास का मेन लीड कर रहा है, यानी मुख्य पात्र, केंद्रीय पात्र है। होरी की पत्नी का नाम धनिया है ना। जैसे यहाँ लिखा धनिया का पति होरी है, लेकिन वही बात है कि होरी जो है, होरी जो है धनिया का पति है। बेलारी गांव, इसमें एक चीज याद रखना कि इसमें 2 से 3 गांव के नाम आएंगे, और वो गांव के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू आप उठा के देखोगे तो गांव का नाम पूछा गया है बेलारी गांव का। हो सकता है वो आगे किसी और गांव के इसमें नाम पूछ ले, तो ये गांव के नाम आएंगे, उन पे फोकस करना। तो जो बेला होरी कौन से गांव से, बेलारी गांव का निवासी है। ये भोला से 80 रुपये उधार लेता है। क्यों लेता है? 80 रुपये की गाय लेता है। इसको गाय का बड़ा शौक है। इसको यह याद रखना कि ये जो है गाय की लालसा जीवन का सबसे बड़ा इसका स्वप्न है। ये पूछा जा सकता है कि होरी का सबसे बड़ा स्वप्न क्या था, तो गाय की लालसा के लालसा जीवन का सबसे बड़ा धन। अच्छा, पता है यहाँ पर एक सही और गलत वाले ऑप्शन भी आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ना। तो उसमें चार 3 ऑप्शन सही रहेंगे, एक ऑप्शन गलत रहेगा, तो वहां पाएगा कि भाई गाय की लालसा का जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न है या नहीं है। इस तरीके से वो घुमा सकता है। तो ये चीजें सटीकता से याद रखना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है ना। मैं हर वो टाइप का क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि जो बनने की संभावना है या अभी तक पीवाईक्यू में आए हुए। बेलारी गांव का व्यक्ति होरी भोला से 80 रुपए की गाय लेता है। और भोला से 80 रुपए की गाय किस बात पे लेता है? क्योंकि भोला को दूसरा विवाह कराने की शर्त पर, यानी भोला को भी एक लालच दिया जाता है कि भाई तेरा हम दूसरा विवाह करा देंगे, क्योंकि भोला की पहली पत्नी मर जाती है। 2 भाई इसके हैं जिनका होरा, हीरा और शोभा इनका नाम है। होरी के 2 भाई का नाम हीरा और शोभा है ना। पहले भाई मतलब इसके 2 भाई है, इसका नाम हीरा और शोभा है। फसली बुखार से ये पीड़ित है। किस बुखार से पीड़ित है? फसली बुखार से। और 3 बीघा का एक काश्तकार है। ये जमीन भी याद रखना, 3 बीघा। आप कहोगे सर ये कितनी डीप में आप बता रहे हो? भाई मैं बता नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन का पैटर्न नहीं है ये। मतलब एग्जामिनर अब इतना डीप जाने लगा है कि वो ये भी पूछता है कि भाई होरी का जो घर है वो किस कलर का है, कितने फाटक थे, कितनी खिड़कियां थी, मतलब उसका अगर बस चले ना तो वो ये भी पूछ ले। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये चीजें इसी तरीके से याद करना पड़ेगा ना। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम उपन्यास पढ़ते थे और उपन्यास का जो मेन मेन पार्ट रहता था वो याद रख लेते, क्योंकि जब उपन्यास पढ़ते तो वही चीजें याद रहती ना जो मेन मेन चीजें है ना। अभी ये 3 बीघा जमीन, फसली बुखार, इन पे थोड़ी ना ध्यान जाता है। तो जब ये चीजें होती है तो एग्जामिनर ना वो चीजें थोड़ा सा पैटर्न बदला, वो चाहता है कि भाई अब हम बड़ा डीप में जाएंगे चीजों को। अब हम अगर हमारा बस चले तो हम ये भी पूछेंगे कि होरी के घर में खिड़कियां थी या नहीं थी, ये भी पूछ लेगा वो। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा होरी के बारे में कहानी मैंने बताई कि भाई होरी किस गांव का है, किस बुखार से पीड़ित था, कितने बीघा जमीन थी, उसके भाइयों का क्या नाम था, और भोला से कितने रुपए ले रखे थे। ये चीजें पूछी जाती है।
ये चीजें मैं तब बता रहा हूँ जब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप उपन्यास को पढ़ के आए होंगे। अगर इस क्लास को देखने वाले कोई स्टूडेंट उपन्यास को पढ़ के नहीं आए हैं तो ये मान के चलो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता है, या आप लोगों की पहली प्राथमिकता है कि आप पहले उपन्यास को रीड करा करो क्लास से पहले। एक बार रीड कर लिया करो तो चीजें समझ में आ जाएगी। और मैं उस उपन्यास से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने उठा लिए। सब कुछ एक एक चीज में उठा के आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया हूँ। ठीक है, तो अब आपको किसी प्रकार का दिक्कत होना नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है। वो मेहनत जो एक होनी चाहिए, वो मेहनत जो 6 महीने से कोई बच्चा करता है, वो मैं आपको इस 2 महीने में अवेलेबल करा दूंगा। तो यानी आप 6 महीने और 2 महीने के बराबर आपका समय हो जाएगा। अगर आपने 2 महीने अच्छे से पढ़ लिया तो ये मान के चलो आप 6 महीने जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके बराबर आप हो जाओगे। चलो धनिया की बात करते हैं। होरी की पत्नी है ये, ठीक है। इसकी 6 संतानें थी, लेकिन जीवित संतानें सिर्फ 3 बची है। गोबर, सोना और रूपा। गोबर, सोना और रूपा। गोबर पुत्र है और ये 2 पुत्रियां हैं। ये धनिया के पुत्र, यानी धनिया की है तो सीधी सी बात है होरी की भी है ना। अब इतना दिमाग तो आपको लगाना ही चाहिए। इसकी जो उपन्यास के प्रारंभ में जो उम्र थी वो 36 साल थी। उपन्यास जब स्टार्ट हुआ था जब इसकी उम्र 36 साल थी, ठीक है। क्योंकि उपन्यास काफी लंबा चलता है तो ये पता नहीं कि फिर लास्ट तक इसकी उम्र कितनी है, लेकिन हाँ उपन्यास के प्रारंभ में ये बताया जाता है कि धनिया की उम्र 36 साल है। सिलिया चमारिन जो है, अच्छा मैं जिस शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये मैं उपन्यासों में लिखे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत शब्द यहाँ पर मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ताकि किसी व्यक्ति को बुरा नहीं लगना चाहिए कि सर आप तो जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर रहे हो। ये मेरे कोई शब्द नहीं है। जो सब उपन्यास में शब्द प्रयोग किए गए उन शब्दों का प्रयोग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है सिलिया को अपने घर शरण देती है। सिलिया चमारी ने, जिसको धनिया घर जो है वो अपने घर पे शरण देती है। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये पंक्तियां कई बार पूछी जाती है। अच्छा आप तो एक काम करना, ये चीजें जो मैं सारे शॉर्ट चीजें आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आप किसी का भी एक टेस्ट उठा के लगा लेना। अगर आपको लगता है कि सर आप जो टेस्ट बनाओगे वो टेस्ट तो आप आपके नोट्स के अकॉर्डिंग बनाओगे, तो ठीक है आप किसी और एकेडमी का, किसी और व्यक्ति का टेस्ट उठा के लगा लेना। यही चीजें पूछेगा, इसके अलावा पूछ ही नहीं सकता कोई। ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, ठीक है। फिर आता है 16, गोबर की उम्र 16 साल थी उपन्यास के प्रारंभ में, ये याद रखना। उपन्यास के प्रारंभ में इसकी उम्र 16 साल है। ये जो झुनिया है, झुनिया से इसका संबंध रहता है, ये झुनिया को भगा के भी ले आता है ना। और फिर इन दोनों का, ये जब भगा के लाता है तो पंच इनका फैसला करते हैं, ये सारी चीज चलती है। तो झुनिया को भगा के लाता है गोबर। और झुनिया किसकी पत्नी पुत्री है, यानी किसकी बेटी है, तो झुनिया जो है, पहले तो ये याद रखना, एक बाल विधवा, यानी उसकी शादी बचपन में हो गई थी और उसका पति मर चुका था, बाल विधवा जिसे हम कहते हैं। और फिर झुनिया और गोबर दोनों दोनों प्रेम में हो जाते हैं। झुनिया जो है वो हमारी भोला की बेटी है। भोला जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जिससे होरी ने 80 रुपए लिए थे, उसकी बेटी है गोबर झुनिया। और ये गोबर से प्रेम कर बैठती है, ठीक है। मालती के यहाँ ये माली की नौकरी करते हैं। अच्छा सबसे पहले ये होता है कि जब ये शहर भगते तो पहले गन्ना मिल वगैरह में काम करते, फिर उसके बाद ये लास्ट में जाकर जो काम करते वो मालती के यहाँ नौकरी करते हैं। मालती के यहाँ क्या करते हैं, माली की नौकरी करते हैं गोबर। फिर आता है सोना। सोना भाई जो है वो इसकी इनकी बेटी है, धनिया और होरी की। तो 12 साल की उपन्यास के प्रारंभ में इसकी उम्र है। ये उम्र जरूर याद रखना बच्चों। ये उम्र इतनी जरूरी है कि ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उम्र से उपन्यास कहानी नाटक में जितने पात्रों की उम्र उम्र आई है ना, ये उम्र तो रट लो एक तरीके से, क्योंकि ये उम्र से कई बार आप पीवाई उठा के देख लो। अगर यकीन ना हो तो पीवाई उठा के देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो 12 साल इसके उपन्यास के प्रारंभ में उम्र बताएगी। सोनारी के गोरी महतो के लड़के मथुरा से इसका विवाह है। तो ये याद रखना कि सोनारी गांव, ये गांव का नाम है। अब मैंने एक गांव आपको ऊपर बताया, दूसरा गांव यहाँ पर सोनारी गांव आया है ना। तो ये सारे गांवों के नाम एक जगह लिख लेना, ताकि पता चले कि गोदान उपन्यास में ये गांव के नाम आए। सोनारी के गोरी महतो के लड़के मथुरा से इसका विवाह हुआ था। फिर आती है रूपा। रूपा की उपन्यास के प्रारंभ में कितनी उम्र थी, 8 साल थी, ठीक है। कितनी उम्र थी इसकी, 8 साल थी। राम सेवक महतो से इसका विवाह होता है। राम सेवक महतो से इसका विवाह होता है। आप कहोगे सर इतना डीप याद करना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है भाई, क्वेश्चन तो आते हैं, हमें कोई चांस नहीं लेना।
इतना तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत कम पढ़ा रहा हूँ ठीक है। झुनिया, बात आती है झुनिया की। भोला की बेटी जो मैं पहले बता चुका हूँ, बाल विधवा ये भी मैं बता चुका हूँ। अच्छा, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बाल विधवा है, तो झुनिया वहां पर बाल विधवा होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। ऐसा प्रेम चाहती, ये पंक्ति आप जरूर याद रखना, ये पंक्ति और एक मालती की पंक्ति, ये दो पंक्तियां कई बार एग्जामों में पूछी गई है, झुनिया की और मालती की। और झुनिया और मालती की जो पंक्ति है बड़ी मिलती जुलती है, यानी बड़ी सिमिलर आपको लगेगी। आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही होंगे और गलत करोगे क्वेश्चन, इसलिए इसको सटीकता से याद रखना। ऐसा प्रेम चाहती है जिसके लिए वो जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। ये बात जुनिया जो है वो गोबर से कहती है कि ऐसा प्रेम चाहती है जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। ये जुनिया जो है वो गोबर से कहती है। ये पंक्ति याद रखना कि किससे, ये पंक्ति किसने किससे कही थी, ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए याद रखना कि ऐसा प्रेम चाहती है जिसके लिए वो जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। ये वो दुनिया जो है वो दुनिया गोबर से कहती है। इसके दो बेटे, चुन्नू और मंगल। चुन्नू मर जाता है, मंगल जीवित रहता है। तो दुनिया के दो बेटे होते चुन्नू मंगल, जिसमें चुन्नू मर जाता है और मंगल रह जाता है। इसमें ये भी याद रखना पड़ रहा है कि कौन मर जाता है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर क्या चल रहा है यार, ये क्या है। अब हम इसीलिए बने कि हम ये भी याद रखें कि इस उपन्यास में कौन मर रहा है कौन जिंदा रह रहा है। भाई याद करना पड़ेगा। दाता दीन, अगले व्यक्ति आते हैं दाता दीन। गांव के पशु चिकित्सक के आचार्य ये माने जाते हैं। होरी इनसे 30 रुपए लेता है आलू बोने के लिए। जब होरी इनका 30 रुपया आलू नहीं मतलब 30 रुपए इनके नहीं बटा जा पाता है, तब होरी के खेत में या आधी हिस्सेदारी पर खेत की बुआई करते हैं। यानी देखो, इस पे क्या होता है, काम भी होरी करता है, पूरा काम खेती का, और हिस्सेदारी इनकी आधी हो जाती है। यानी दाता दिन बिना किसी मेहनत के आधा हिस्सा ले जाते हैं और आधा हिस्सा होरी के पास रह जाता है। खेत भी होरी का, मेहनत भी होरी की, और हिस्सा आधा कौन ले जाता है, दाता दिन। बल्कि ऐसा नहीं होना था, है ना। तो ये इस तरीके से इसमें ये चीजें बताई गई है। और गांव के नारद इन्हें कहा जाता है, दाता दिन को गांव का नारद कहा जाता है। माता दिन, दाता दिन का पुत्र है माता दिन। दाता दिन का ये पुत्र है माता दिन। सिलिया चमारिन जो मैंने बताया था कि जिसको धनिया ने अपने घर में शरण दी थी, वो सिलिया चमारिन यही है। कि सिलिया चमारिन के संबंध रखता है माता दिन। और माता दिन जब इससे संबंध रखता है तो उसके पिताजी नाराज होते, फिर इसको काशी ले जाकर शुद्धिकरण इसका करवाते, क्योंकि ये पंडित है। ये माता दिन दाता दिन पंडित है, तो फिर ये इसको काशी ले जाते और वहां पे इसका शुद्धिकरण करते हैं। लेकिन जब उपन्यास का अंत होता है वहां तक सिलिया के साथ रहने लग जाता है माता दिन। यानी फिर ये दोनों साथ में रहने लग जाते हैं, क्योंकि माता दिन और सिलिया का दोनों का संबंध, प्रेम संबंध इसमें बताया गया है। तो माता दिन ब्राह्मण है, सिलिया चमारी ने। ये शब्द में मेरे नहीं है, ये उपन्यास के बता रहा हूँ, ठीक है। कोई स्टूडेंट अगर बोले कि सर आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग करें, तो ये मेरे शब्द नहीं है। दुलाई सहुआइन, दुलाई सहुआइन, गांव में किराना की दुकान है। और ये होरी जो है, होरी की ये भाभी लगती है। होरी कभी कभी दिल लगी करता है इनसे ना। अब आप कहोगे सर ये चीजें आपको बताने की जरूरत क्यों है। अरे ये क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, ऐसे ही तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि इस तरीके से पूछ लिया जाता है। फिर आता है होरी ने बंटवारे के समय, यानी जब होरी, हीरा और उसका जो दो भाई उनसे इन तीनों का जब बंटवारा हुआ था, तो होरी ने उनको 40 रुपए दिए थे। तो ये 40 रुपए किससे लेके दिए थे, ये दुलाई सहुआइन से लेकर दिए थे, ठीक है। ये हो गए मुख्य पात्र। अब आते गौण पात्र। मंगरू साहू, मंगरू साहू से 60 रुपए होरी ने उधार लिए। आप कहोगे सर इसने सबसे उधार ले रखे, भाई सबसे उधार ले रखे इसने। ये उधार ही लेता था, देता रहता किसी का नहीं था, बस ये उधार लेता था, ठीक है। तो होरी से 60 रुपए उधार लिए गांव का धनी व्यक्ति। पटेश्वरी लाल, पटवारी ये, गांव में पुण्य आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। ये याद रखना कि गांव में पुण्य आत्मा के नाम से किसे पहचाना जाता है, पटेश्वरी लाल को। मंगरू साहू को उकसा कर होरी का पर नालिश करवाता है। होरी पर नालिश करवाता का मतलब ये कि मंगरू साहू को उकसाता है 60 रुपए के लिए, भाई इसने तेरे 60 रुपए नहीं दिए, तो इसके खेत को हड़प ले ना। तो इस तरीके की चीजें ये इसको उकसाता है मंगरू साहू को। फिर आता है झुंगरू सी। झुंगरू सी जो है बड़ा महाजन है। पंडित नोखेराम,
होरी से लागत के पैसे लेकर इनकार कर देता है, यानी होरी से पहले लागत के पैसे लेता है और फिर बोल देता है कि मैंने होरी से कोई पैसा नहीं लिया, यानी अपनी बात से मुकर जाता है। तो ये नुखेराम है। सिलिया, सिलिया अभी बता के आया हूँ कि जो दाता दीन के पुत्र माता दीन से संबंध रखती है, धनिया इसको अपने घर में जगह देती है, वो ही सिलिया ये है ना। ये सिलिया, इसका एक पुत्र होता है रामू, है ना। और इसके माता पिता का नाम हरसू और कालिया है, ये जरूरी नहीं है, इतना सिलिया का याद रखना। भोला पूर्वे गांव का मुखिया है। भोला कौन है? पूर्वे गांव का मुखिया है। और ये पूर्वे गांव, देखो ये तीसरा गांव है, अभी तक मैं आपको 3 गांव बता चुका हूँ ना, तो ये गांवों के नाम याद रखना। अब ये पूर्वे गांव का मुखिया है, दूध मक्खन का व्यापारी है, 3 संतान इसकी है, कामता, जंगी और झुनिया। झुनिया का संबंध किससे होता है? गोबर से होता है, ठीक है। फिर आता है नोहारी। नोहारी जो है विधवा है, इसका संबंध, इसका विवाह जो होता है फिर बाद में भोला से करवाया जाता है। नुहारी भी विधवा है, लेकिन बाल विधवा कौन है? जुनिया है, ठीक है। और नुहारी सिर्फ विधवा है। आपको एग्जामिनर इतना कंफ्यूज करने के लिए वहां पर देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही पात्र है, और ये दे दिया गया जुनिया विधवा है और नुहारी बाल विधवा है, तो आप बोलोगे हाँ दोनों ही तो विधवा है, और वहां पे टिक लगा दोगे दोनों सही है, बल्कि ऐसा होगा नहीं, ठीक है। फिर आता है होरा। होरा होरी का भाई है जो गाय को जहर दे देता है। पुनिया होरी की पत्नी है, जो कि बसेर चौधरी से बांस के लिए लड़ाई करती है, ठीक है, क्योंकि बसेर चौधरी उनका पूरा बांस काट लेता है। शोभा होरी का भाई है, होरी का भाई है। दमड़ी बसेर बांस के सौदे में होरी से मिली भगत फिर धोखा देता है ना, तो दमड़ी बसेर। दरोगा गाय के मरने के बाद तहकीकात के लिए आता है कि भाई कैसे मरी। ये होते हैं ग्रामीण पात्र। अब बात करते हैं शहरी पात्र की। शहरी पात्र में पहला नाम आता है राय साहब अमरपाल सिंह। पहला नाम क्या आता है? राय साहब अमरपाल सिंह, जो कि सेमरी गांव के हैं। ये चौथे गांव का नाम है इस उपन्यास में। इन गांवों के नाम याद रख लेना, कौन कौन से गांवों के नाम आए। तो ये चौथा नाम है सेमरी गांव। सेमरी गांव शहरी पात्र है, जो कि राय साहब अमरपाल सिंह का गांव है ना। सत्याग्रह में जेल गए कौशिल की मेंबरशिप छोड़कर। पत्नी के मरे 10 साल हो गए। 2 बच्चे रुद्रपाल और मीनाक्षी। जेठ के दशहरे पर धनुष यज्ञ का आयोजन कराते हैं। अब क्वेश्चन ये जेठ के दशहरे वाला आपके इसमें पीवाईक्यू में पहले आ भी चुका है कि धनुष यज्ञ का आयोजन कब किया जाता है। तो जेठ के दशहरे पे इसका आयोजन किया जाता है। कौन कराता है? अमरपाल से कराता है। पिता से संपत्ति के साथ भक्ति भी पाई। महता, तनखा, खन्ना और ओमकार नाथ इनके मित्र है। मेहता, तनखा, खन्ना और ओमकार नाथ इसके मित्र है। राय साहब ने ओमकार नाथ की पत्रिका को रिश्वत स्वरूप चंदा देकर मामले को दबाया था। दिग्विजय से मीनाक्षी की शादी करवाई जाती है और उपन्यास के अंत में राजा की पदवी मिलती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ गया है कि उपन्यास के अंत में किसे राजा की पदवी दी जाती है, तो अमरपाल सिंह को दी जाती है। या फिर अमरपाल सिंह को कौन सी पदवी दी जाती है, तो राजा की पदवी दी जाती है। ये क्वेश्चन इस तरीके से कई बार एग्जाम में आए हुए। बताओ भाई, बोर तो नहीं हो रहे हो? चीजें समझ में आ रही है? आज देखो टाइम तो हो गया हमारा 1 घंटा, लेकिन हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे आज, है ना। इसको कंप्लीट ही करेंगे, ठीक है। इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद कल से नया चीजें स्टार्ट होगी। आ रहा है मजा? जो उपन्यास पढ़ के आए उसको बड़ा मजा आ रहा होगा। ओके। फिर आते हैं डॉक्टर वी मेहता। डॉक्टर वी मेहता दर्शन शास्त्र के ये अध्यापक है। ये याद रखना किसके अध्यापक, ये पूछा जाता है, ठीक है। विमेन्स लिंग में भाषण दिया था इन्होंने। धनुष युद्ध में पठान का रोल इन्होंने किया था। पठान का रोल किसने किया था? डॉक्टर मेहता ने किया था। आत्म सेवा से बड़ा उनकी नजर में अपराध नहीं। आत्म सेवा से बड़ा उनकी नजर में अपराध नहीं। और उसके बाद घर गृहस्थी के मामलों में अनाड़ी है, ठीक है। तो इनको घर गृहस्थी समझ में नहीं आती। मिस मालती। मालती के यहाँ तुम्हें पता है, मैं पहले बता चुका हूँ, गोबर वगैरह जो है वो यहाँ पर माली की नौकरी करते हैं। इंग्लैंड से डॉक्टर पद पर आई। इंग्लैंड से डॉक्टर की पढ़ाई करके आई। पढ़ के आई, पढ़े पद नहीं, पढ़े, पढ़ का मतलब पढ़ाई करके आई।
नवयुग की समीक्षा प्रतिमा करती है। धनुष यज्ञ में ओमकार नाथ को शराब पिलाने की शर्त स्वीकार कर जीतती है, यानी धनुष युग में ओमकार नाथ को शराब पिलाने की एक शर्त लगाती है और जीत जाती है मिस मालती। सेमरी और बेलारी में 5 मील का अंतर है। अच्छा, ये जो अंतर है ना, ये कई बार आ चुका है, या इसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है कि सेमरी और बेलारी गांव में कितने मील का अंतर है, तो 5 मील का अंतर है, ये जरूर याद रखना। स्वराज स्वाधीन भारत और हंजर पत्रों का उल्लेख इसमें हुआ है। स्वराज स्वाधीन और भारत, स्वराज स्वाधीन भारत और हंजर पत्रों का, ये पत्र भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि स्वराज पत्र का, स्वाधीन भारत पत्र का और हंजर पत्र का, इन 3 पत्रों का जिक्र इस रचना में हुआ है। सेमरी से लखनऊ 20 कोस दूर है। सेमरी से लखनऊ कितने कोस दूर है? 20। बेलारी गांव किसका है? होरी का है। सेमरी गांव किसका है? अमरपाल सिंह का है, याद रखना। ये शहरी गांव है, ये ग्रामीण गांव है। गांव मतलब ग्रामीण परिवेश में गांव है, शहरी क्षेत्र में गांव है। हजरतगंज और अमीनाबाद का उल्लेख इसमें हुआ है। तो ये जितने गांवों का, शहरों का उल्लेख हुआ, जैसे लखनऊ का हुआ, सेमरी का हुआ, बेलारी का हुआ, हजरतगंज का हुआ, अमीनाबाद का हुआ, और इससे पहले भी मैं 2-3 गांव बता चुका हूँ। इन सब का नाम एक जगह लिखकर याद कर लें। पिता मिशकोल, दो छोटी बहन है सरोज और वरदा। ये सरोज कई बार पूछ लिया गया कि सरोज किसकी बहन है, तो ये मालती की बहन है। ये क्वेश्चन कई बार टेस्ट सीरीज में भी पूछा जाता है और कई बार यूं भी पूछा, एग्जामों में भी आता है, अलग अलग एग्जामों में। विमेंस लिंग की स्थापना इन्होंने करी थी। नगर कांग्रेस कमेटी के सभा नेत्री चुने जाते हैं, ठीक है। फिर आता है मिर्जा खुरेद। मिर्जा खुरेद जो है सूफी मुसलमान है। मिर्जा खुरेद क्या है? सूफी मुसलमान है। बड़े दिल लगी बाज और बेफिक्र जीव के व्यक्ति है। कौंसिल के सदस्य, कौंसिल सदस्य मैं पहले बता चुका हूं, जो अमरपाल जिसको छोड़ के जेल गए थे। ये लिंक करना अगर सीख गए यहाँ पर पढ़ा, यानी ये चीजें पढ़ते पढ़ते पुरानी चीजें लिंक कर ली कि हम ये पढ़ के आए, तो ये मान के चलो आप सही रास्ते पर, ठीक है। शायरी और शराब के शौकीन है मुसलमान लेकिन शराब के शौकीन है भाई। अब ये कभी बोल दिया जाए कि शराब के शौकीन है, तो कोई मानता ही नहीं कि मुसलमान शराब नहीं पीते, ऐसा क्योंकि एक चीज चलती है, तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। लेकिन ये शराब के शौकीन थे। वेश्याओं के उद्धार के लिए इनकी नाटक मंडली चलती है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई इन्होंने ये जो नाटक मंडली स्टार्ट करी थी, किसके उद्धार के लिए करी थी? समाज के उद्धार के लिए, वेश्याओं के लिए, शराबियों के उद्धार के लिए, शायरों के उद्धार के लिए? इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वेश्याओं के उद्धार के लिए की थी ना। मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना बैंक और शक्कर मिल में मैनेजर है। मिस्टर चंद्र खन्ना, ठीक है। फिर आता है गोविंदी देवी, मिस्टर खन्ना की पत्नी है। मालती से अपने दाम्पत्य जीवन को खतरा महसूस करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो मिस्टर खन्ना है वो मालती से दिल लगी करते हैं, ठीक है। इसमें हर कोई तुम्हें दूसरे से प्रेम करता है, दिल लगी करता दिखेगा। ये पूरा उपन्यास में मतलब प्रेमचंद ने इतने प्यारे तरीके से उपन्यास लिखा कि जो समाज में, और एक्चुअल में समाज में यही चलता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से फ्लर्ट तो करता ही रहता है, चाहे शादीशुदा हो या ना हो। तो उन्होंने समाज के एक्चुअल रूप को यहाँ बताया है, पता है। तो ये चीजें होती है। गौण पात्र, ओमकार नाथ जो है, ये गौण पात्र है ना। दैनिक पत्र बिजली के संपादक है ओमकार नाथ। मिस्टर श्याम बिहारी तनखा वकील है और बीमा कंपनी में दलाल भी है। राजा सूर्य प्रताप सिंह, राय साहब के सामने चुनाव लड़ने हुआ, हार जाते हैं, है ना, राय साहब के सामने। रुद्र प्रताप, सूर्य प्रताप का पुत्र है, सरोज से विवाह करता है। सरोज कौन है? मालती की बहन है, याद रखना। तो मालती की बहन से कौन विवाह करता है? रुद्र प्रताप। अब ये चीजें जैसे आपने सरोज शब्द यहाँ पढ़ा और आपके दिमाग में आना चाहिए यार ये कौन था। चूहियों कौन है? चूहियों, चूहियों जो है लखनऊ में गोबर और झुनिया की पड़ोसी थी। गोबर और ये वो बलिया गांव छोड़ के कहाँ गए थे? लखनऊ गए थे। यहाँ पर मालती के यहाँ माली की नौकरी करता था गोबर। तो गोबर और झुनिया जो है इनका पड़ोसी थे चूहिया, ठीक है। तो ये पूरा उपन्यास हो गया हमारा खत्म। गोदान उपन्यास खत्म हो गया। इसका मैंने हर एक छोटा से छोटा पात्र और उस पात्र की छोटी से छोटी विशेषता मैंने बता दी आपको। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं हो तो कल आगे सेकर एक जीवनी और इसके आगे के पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है गुरु? मैं फिर बता दूं, आप उपन्यासों को एक बार रीड करके आओ। जो देखो अभी ये क्लासेस यूट्यूब पे भी चल रही है, मतलब अभी स्टार्टिंग में क्लास यूट्यूब पे भी चल रही है, पता नहीं कितने दिन चलेगी, लेकिन हाँ अभी चल रही है ना। तो यूट्यूब वालों से मैं कहता हूँ कि अगर आपको इन उपन्यासों के नोट्स चाहिए, यानी कि आपको पढ़ना है, तो आप इस चैनल में मतलब इस हमारे
चैनल पे, टेलीग्राम चैनल की लिंक ऐड हुई है, या उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, या फिर इस चैनल पे आप अंदर क्लिक करोगे तो आपको उस पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। उस पर क्लिक करोगे तो आप एक चैनल पे ज्वाइन होंगे, उस चैनल में आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी ना। दूसरा ये कि अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स की भी एक पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगी, उस टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल कैसा रहा, और अगर आप लोग को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिए ना। तो ये चीजें आप लोगों के लिए हो गई, ठीक है। बाकी बताओ, हमारे क्लास के बच्चे बताओ, कोई डाउट है कि आप लोगों के लिए? बताइए भाई, कोई डाउट है? ओके। अभी यूट्यूब पे चल रही है, पता नहीं कितने दिन चलेगी ये नहीं पता, लेकिन हाँ अभी स्टार्टिंग में मैं कुछ क्लास डालूंगा ताकि बच्चे थोड़ा सा पढ़ पाए ना। बाकी अ, हमारी क्लास बैच वालों को सब कुछ उनके हिसाब से सारी चीजें मिल रही है, सारी चीजें मिल जाएगी। और आगे भी आप लोगों को टेस्ट वगैरह सिर्फ पेड बैच वालों को आपको मिलेगा, तो आपको आपके पास टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, जब जब हमारे टॉपिक खत्म होते जाएंगे जैसे जैसे टेस्ट मिलते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।